हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार पुनः मैं अपने एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पर उपस्थित हूँ। आप लोग पीछे से देखते आ रहे हैं कि हम लोग पोस्ट ट्रांसलेशन कर रहे थे। बीएससी सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर चल रहा है और इसमें वेब्स एंड ट्रांसलेशन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक, वेब्स एंड ट्रांसलेशन में बहुत कुछ चीज़ें हम लोगों ने पहले से पढ़ रखी है। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, डैम्ड मोशन क्या होता है। ठीक, डैम्ड मोशन के बाद हम लोग पढ़ रहे थे फोर्स ट्रांसलेशन। फोर्स ट्रांसलेशन क्या होता है। अब फोर्स ट्रांसलेशन में कई चीज़ें हम लोग पढ़ रखे हैं। जैसे फोर्स ट्रांसलेशन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनता है हम लोगों ने बना रखा है। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं ये निकाल रखा है। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होता है, वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होता है ये फाइंड आउट कर रखा है हम लोगों ने ऑलरेडी। इसके बाद हम लोगों ने रेजोनेंस की कंडीशन भी फाइंड आउट कर रखी है। ठीक, यानी कि रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है, रेजोनेंस कब होगा, फ्रीक्वेंसीज क्या होंगी। रेजोनेंस में भी दो रेजोनेंस की बात कर चुके हैं हम लोग, एम्पलीट्यूड रेजोनेंस और वेलोसिटी रेजोनेंस। ठीक, लगभग हम फोर्स ट्रांसलेशन के अंतिम लेक्चर में चल रहे हैं। तो मैंने कोशिश किया कि एक ही में सबको समराइज कर दे, बट एक लेक्चर में नहीं हो पा रहा है। तो दो लेक्चर्स हैं, जो आज एक लेक्चर होगा, एक अगला लेक्चर होगा, जिसमें फोर्स ट्रांसलेशन पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। ठीक, आज देख पा रहे हैं कि आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं इसमें है पावर डिलीवर्ड एंड कंज्यूम्ड इन द फोर्स ट्रांसलेशन। यानी कि मैंने बताया था फोर्स ट्रांसलेशन में होता क्या है कि बाहर से कोई एक्सटर्नल एजेंसी होती है या कोई एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स अप्लाई किया जाता है किसी बॉडी पे, और वो बॉडी बाद में, मतलब पहले ट्रांजिएंट स्टेट होता है। एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स जो है अपनी फ्रीक्वेंसी से बॉडी को ऑसिलेट करने की कोशिश करती है और बॉडी अपनी फ्रीक्वेंसी से एक्सटर्नल फोर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। बट थोड़ी देर बाद ये स्टेट जो होता है ट्रांजिएंट स्टेट कहलाता है। ट्रांजिएंट स्टेट के बाद थोड़ी देर बाद स्टेडी स्टेट आता है। स्टेडी स्टेट में हमारी जो पूरी की पूरी बॉडी होती है, जो मैकेनिकल ऑसिलेटर होता है, वो एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करने लगता है। ठीक, अब एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है तो एक्सटर्नल फोर्स जो है उसको कुछ ना कुछ पावर दे रहा होगा। ठीक, या एक्सटर्नल फोर्स के कारण ही हमारा जो ऑसिलेटर है वो पावर पा रहा है। पर साइकिल में जो हमारा ऑसिलेटर है वो कितना पावर कंज्यूम करेगा। ठीक, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि जो एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स है उसके द्वारा कितना पावर दिया जाएगा। ये दो चीज़ आज हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं, दो चीज़ों पर बात करने वाले हैं। ये दोनों टॉपिक सच कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या बात करूँगा, पावर डिलीवर्ड। पावर डिलीवर्ड का मतलब पावर डिलीवर्ड बाय द एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स टू द ऑसिलेटर। ठीक, मतलब जो एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स है वो हमारे मैकेनिकल ऑसिलेटर को कितना पावर डिलीवर कर रहा है। ठीक, उसके बाद सेकंड केस में क्या निकालेंगे, पावर कंज्यूम्ड, यानी कि जो हमारा मैकेनिकल ऑसिलेटर है वो कितना पावर कंज्यूम कर रहा है पर साइकिल में। ठीक, अब इन दोनों पावर्स को निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, पहले इंस्टेंटेनियस पावर निकालेंगे और उस इंस्टेंटेनियस पावर से एवरेज पावर पर साइकिल हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे कुछ इक्वेशंस मैंने पहले से लिख रखे हैं। ये इक्वेशंस आप लोग हमारे जो पिछले वीडियो लेक्चर्स हैं, मतलब फोर्स ट्रांसलेशन का छठा लेक्चर है। इससे पहले फोर्स ट्रांसलेशन 5 लेक्चर्स हो चुके हैं। 5 लेक्चर्स में आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने जैसे कि जो चीज़ें लिखी हुई है ये सारी चीज़ें पीछे मैंने डिराइव कर रखी हुई है 5 लेक्चर्स में। जैसे डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ये होता था, यहाँ पे ए एम्पलीट्यूड था और एम्पलीट्यूड ए की वैल्यू जो थी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोगों ने ये निकाल रखी थी। इस वैल्यू को अगर मैं इसमें पुट कर दूँ तो हमको डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स जो हमने अप्लाई किया है वो हमने माना था F0 sin ओमेगा टी। ठीक, सबसे नीचे आते हैं, यहीं से हमने कैलकुलेट किया होता tan थीटा की वैल्यू। ठीक, यहाँ पे थीटा क्या बता रहा था, फोर्स ट्रांसलेशन यानी एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स जो है ये, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, इन दोनों के बीच में फेज एंगल कितना होगा। ठीक, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स F0 sin ओमेगा टी और डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या लिखा है, A sin ओमेगा टी माइनस थीटा। यानी कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो फेज में कुछ लैग करेगा, किससे, एम्पलीट्यूड से, सॉरी एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स से। फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम होगी। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हम लोग पीछे कैलकुलेट कर रखे हैं। इसके बाद वेलोसिटी ऑफ द ऑसिलेटर हम लोग निकाल रखा था। जो वेलोसिटी क्या आएगा, यहाँ से निकाला गया है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट में ए का वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये क्या आएगा, F0 क्या आएगा, साइन ओमेगा टी माइनस आ जाएगा, यानी कि एम्पलीट्यूड सहित पूरा यहाँ पर रख देते हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट को एक बार हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दें, यानी कि साइड आर्ट की वैल्यू फाइंड आउट कर ले तो हमको वेलोसिटी का इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक, यहाँ तक हमने कर रखा है। इस इक्वेशन के बाद हम और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग क्या निकालेंगे, पावर डिलीवर्ड। ठीक, अब देखिए जहाँ जो हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं उसमें सारे इक्वेशंस का यूज होगा, इसीलिए मैंने पहले से लिख रखा है। इसी का ध्यान दीजिएगा कि ये मैंने सेकंड पेज पे लिख रखा हुआ है। इसके आगे मैंने हेडिंग डाल रखा है एवरेज पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द ड्रिवेन ऑसिलेटर। ठीक, ड्रिवेन ऑसिलेटर का मतलब होता है जिस ऑसिलेटर को हम ड्राइव कर रहे हैं या फिर जिस ऑसिलेटर को हम ऑसिलेट करा रहे हैं। ठीक, उसी चीज़ को ऐसे भी लिखा जाता है पावर
एब्जॉर्ब जो मैं लिखा हूँ उसी चीज़ को कैसे भी लिखा जाता है, पावर डिलीवर्ड बाय द एक्सटर्नल पीरियाडिक फोर्स। ठीक, यानी एक्सटर्नल पीरियाडिक फोर्स हमारे जो ऑसिलेटर है उस ऑसिलेटर को कितना पावर दे रहा है। ठीक, तो इसको निकालने जा रहे हैं हम लोग कि क्या आएगा। तो देखिए पावर का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है। ठीक, तो पावर इज इक्वल टू होता है dW/dt। ठीक, जहाँ पे W क्या है, वर्क डन, यानी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन इन नोन एज पावर। ठीक, अब W की वैल्यू क्या होती है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैं लिख सकता हूँ d/dt ऑफ FD। ठीक, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे जो स्मॉल डी में लिया हूँ, डिस्प्लेसमेंट लिया हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं F को बाहर निकाल दूँ यहाँ से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F d/dt ऑफ स्मॉल डी, जहाँ पे d क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है, वेलोसिटी। यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब जो पावर का इक्वेशन आ रहा है ये क्या आ रहा है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। हमारे पास फोर्स में एक्सटर्नल पीरियाडिक फोर्स पता है, जो कि मैंने पीछे रख रखा था वैल्यू F0 sin ओमेगा टी। ठीक, उससे जैसे हमको वेलोसिटी पता है, वेलोसिटी का इक्वेशन पीछे मैं दिखाता हूँ। जो एक्सटर्नल पीरियाडिक फोर्स मैंने ले रखा है F0 sin ओमेगा टी मैंने ले रखा है। ठीक, और जो हमारा वेलोसिटी है भी, इसकी वैल्यू कितनी आई हुई है, ये ऑसिलेटर की वेलोसिटी है, ध्यान दीजिएगा, F0 ओमेगा cos ओमेगा टी माइनस थीटा अपान m² ये पूरी। ठीक, ये वैल्यू मैं पीछे लिखने जा रहा हूँ, ये दोनों वैल्यू मैं पुट करने जा रहा हूँ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी के जहाँ मैं क्या लिखूँगा, P इज इक्वल टू फोर्स कितना हो जाएगा हमारा, F0 sin ओमेगा टी इंटू इसकी वैल्यू कितनी आई थी वेलोसिटी की, F0 ओमेगा cos ओमेगा टी माइनस थीटा अपान √m² ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस r² ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू आई हुई है। ये जो वैल्यू है अगर इसको मैं सॉल्व कर दूं तो हमको मिल जाएगा इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक, तो मैं अभी क्या निकालने जा रहा हूँ, इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ द ऑसिलेटर। इंस्टेंटेनियस पावर क्यों मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखेंगे तो आप लोग इक्वेशन में टाइम टी आया हुआ है। टाइम टी की वैल्यू पुट करके हम किसी भी टाइम इंटरवल पे ऑसिलेटर की पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर। तो हम पहले इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, F0 S0 दोनों है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ओमेगा है, साइन ओमेगा टी cos ओमेगा टी माइनस एक साथ ले लूँगा, इसको बाहर कर दूंगा। ठीक, तो हमारे पास क्या आ रहा है, P इज इक्वल टू F0 स्क्वायर ओमेगा होल टोटल अपान, इसमें कहीं टी है नहीं, इसको मैं बाहर ही कर लेता हूँ, स्क्वायर रूट m² ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस r² ओमेगा स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा टी इंटू cos ओमेगा टी माइनस थीटा। ठीक, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, साइन ओमेगा टी cos ओमेगा टी माइनस थीटा। अब इसमें हम करने क्या जा रहे हैं, साइन ओमेगा टी को एज इट इज छोड़ते हैं, cos ओमेगा टी माइनस थीटा को मैं ओपन कर लेता हूँ cos a माइनस बी का फार्मूला करके। ठीक, तो cos a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, cos a cos b प्लस साइन a साइन b। ठीक, तो वही फार्मूला मैं लगाने जा रहा हूँ नीचे। तो मैं पेज को थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ और पेज को ऊपर शिफ्ट करके आगे बढ़ता हूँ। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, वैल्यूज पुट करने के बाद मैं यहाँ आ गया हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक, थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा है तो इसको नोट डाउन करते जाएगा तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, P इज इक्वल टू F0 स्क्वायर ओमेगा, मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ ताकि चीज़ें एक बोर्ड में आए तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा, m² ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस r² ओमेगा स्क्वायर। ठीक, ये पूरा अंडर रूट में है, इंटू साइन ओमेगा टी इंटू कास को क्या करने जा रहा हूँ मैं, कास a माइनस बी से ओपन करने जा रहा हूँ। तो हमारे पास आ जाएगा कास ओमेगा टी कॉस थीटा कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी, यानी कि साइन ओमेगा टी साइन थीटा। ठीक, ये आ गया हमारे पास। अब इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं दोनों में। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू F0 स्क्वायर ओमेगा अपान m²
ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये होल टोटल स्क्वायर रूट में है, ठीक। इनटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब इसको एक ब्रैकेट में लिखने जा रहा हूँ मैं, साइन ओमेगा टी कास ओमेगा टी कास थीटा प्लस साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी साइन थीटा, ठीक। ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया। ये इंस्टेंटेनियस पावर है जो कि हमारा मिल चुका है, इंस्टेंटेनियस पावर का इक्वेशन, ठीक। अब इंस्टेंटेनियस पावर से हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज पावर डिलीवर्ड टू द ऑसिलेटर पर साइकिल, ठीक। अब एवरेज पावर डिलीवर्ड टू द ऑसिलेटर पर साइकिल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो पी एवरेज को हम लोग लिखते कैसे हैं, पी एवरेज ऐसे लिखा जाता है, ठीक। ये आता किसके बराबर है, तो 0 टू टी पी डी टी अपान इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी डी टी के बराबर आता है, ठीक। ये फार्मूला मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, तो आप लोग जानते हैं किसी भी चीज़ का एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, सारी क्वांटिटीज़ का सम करते हैं। तो सारी क्वांटिटीज़ का सम जब हम बहुत छोटी छोटी क्वांटिटीज हैं उसको ऐड करना हो, टाइम बहुत छोटा कर लेके हमको ऐड करना पड़े, तो हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं जनरली, ये करते हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द क्वांटिटीज़, तो ये टोटल नंबर ऑफ द क्वांटिटीज ये आ जाती है, ठीक। अगर इसी को मैं सॉल्व कर दूँ तो कुछ बुक्स में इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिखा गया है, जैसे नीचे वाली क्वांटिटी को आप सॉल्व करेंगे तो टी आएगा, लिमिट जब रखेंगे तो टी माइनस 0 आ जाएगा, तो टी सीधा आता है। तो कुछ बुक्स में इसको ऐसे लिखा जाता है 1/t 0 टू टी पी डी टी, ऐसे भी लिखा गया है, ठीक। मतलब ये वाली क्वांटिटी पूरी ना लिख करके ये लिख दी गई है पी एवरेज के बराबर, तो भी ठीक है, वही चीज़ लिखा हुआ है। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, पी की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास पी की वैल्यू ये है, मैं इसको कोई इक्वेशन मान लेता हूँ, यहाँ 0 कर देता हूँ, ठीक। इसकी वैल्यू इसमें पुट करूँगा तो क्या आएगा हमारे पास, ध्यान से देखिए, यहीं से मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डेवलप कर लूँ तो सही रहेगा। यहाँ पे ये क्वांटिटी तो बाहर है, इसमें कहीं टी है नहीं, इसको सीधे बाहर कर देता हूँ। इसके बाद हमारे पास ये दोनों क्वांटिटी जाएंगी, इसके ऊपर क्या लगेगा, इंटीग्रेशन, ठीक। तो मैं लिखने क्या जा रहा हूँ, पेज को मुझे फिर से शिफ्ट करना पड़ेगा, मैं पेज को शिफ्ट करते चले जा रहा हूँ, तो आप लोग इसको नोट डाउन करते जाएंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक। क्योंकि पेज शिफ्ट करने के बाद आप लोग फिर नहीं कर पाएंगे, फिर सोचने लेंगे क्या हुआ था, ठीक। तो यहाँ पी बार कितना आ जाएगा हमारे पास, मैं इसमें सीधा वैल्यू पुट कर रहा हूँ 1/t 0 टू टी एफ नॉट स्क्वायर ओमेगा अपान स्क्वायर रूट एम स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक। इनटू जो क्वांटिटी आई हुई है साइन ओमेगा टी कास ओमेगा टी कास थीटा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी साइन थीटा, ठीक। ये पूरी की पूरी क्वांटिटी में बाहर करूँगा तो 1/t के साथ इंटीग्रेशन को मैं अंदर ला रहा हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा जो मेन है चीज़ या मेन जो काम करने जा रहा हूँ यहीं पे है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ नॉट स्क्वायर ओमेगा अपान स्क्वायर रूट एम स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इनटू, अब मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ जिसको मैं बड़े ब्रैकेट में लिखने जा रहा हूँ, ठीक। 1/t 0 टू टी साइन ओमेगा टी कास ओमेगा टी कास थीटा डी टी, ठीक। यहाँ मैं डी टी छोड़ दिया हूँ, पी डी टी था तो यहाँ डी टी रहेगा, तो डी टी आएगा दोनों में, ठीक। ये आ गया प्लस अगेन 1/t 0 टू टी क्या बचा है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी साइन थीटा डी टी, ठीक। ये मैंने बड़े ब्रैकेट में लिख लिया। यहाँ पे देखिए कुछ भी मैंने किया नहीं है, ये जो क्वांटिटी कांस्टेंट थी इसको मैंने बाहर किया हुआ है, इंटीग्रेशन को इन दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक। ये होता है। अब डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमारे पास बच क्या रहा है, इसमें देखिए ध्यान से, तो साइन ओमेगा टी कास ओमेगा टी दोनों में टी है।
और टी डी टी के रेस्पेक्ट में हमको वो करना है, टी के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करना है। कास्ट थीटा में टी नहीं तो कास्ट थीटा को मैं बाहर कर सकता हूँ, ठीक। इसी तरह से यहाँ पे साइन थीटा है, साइन थीटा में टी नहीं है तो इसको मैं बाहर कर सकता हूँ। तो दोनों को बाहर करने के बाद जो हमारे पास क्वांटिटी बचेगी वो क्या बचेगी, जो पी बार आएगा हमारे पास एफ नॉट स्क्वायर ओमेगा। बहुत ये थोड़ा सा लंबा होता है तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप देखते चले जाएंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। यहाँ पे क्या आ जा रहा है, स्क्वायर रूट एम स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक। यहाँ से मैं क्या बाहर कर रहा हूँ, कास्ट थीटा। तो इसी बड़े ब्रैकेट में ही मैं लिख लेता हूँ कास्ट थीटा इंटू 1 बाई टी 0 टू टी साइन ओमेगा टी कास ओमेगा टी डी टी प्लस यहाँ से क्या मैं बाहर निकाल दूंगा, साइन थीटा 1 बाई टी 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, ठीक। ये चीज़ें मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, मैं जो करने जा रहा हूँ यहाँ पे जो मैं रेड कलर से मार्क करूँगा उसको ध्यान से देखिएगा। ये जो मैं ब्रैकेट बना रहा हूँ, एक रेड कलर से ये मैंने बनाया, एक ब्रैकेट ये है हमारे इनटू में, ये दोनों कन्फ्यूज मत होइएगा। ये इसको जो मैं सॉल्व करूँगा पूरा का पूरा तो ये हमारा सोल्यूशन आता है 0, ठीक। मैं क्यों लिख पा रहा हूँ 0, मैं अभी इसको करके दिखा देता हूँ क्यों मैं 0 लिख रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूज होते हैं बुक में वैसे डायरेक्टली जहाँ पर लिख दिया गया है कि इसकी वैल्यू 0 होती है और इसकी वैल्यू जो आती है ये आती है 1/2, ठीक। अगर आप इंटरमीडिएट का बेसिक इंटीग्रेशन जानते हैं तो इसको बड़े आराम से कर सकते हैं, ये क्यों आता है ऐसा, ठीक। तो यही मैं नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ, इस पेज को मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे करके हटा दूंगा, ठीक। मैं सिर्फ ये दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि ये इतनी वैल्यू क्यों आती है, कैसे आती है, ठीक। तो मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ अपने। जो पहली क्वांटिटी लिखी गई हो क्या लिखी गई है, ध्यान से देखिएगा। जो मैं पहली क्वांटिटी लिखा हूँ 1/t 0 टू टी साइन ओमेगा टी कास ओमेगा टी डी टी इक्वल टू 0 मैंने लिखा हुआ था कि इसकी वैल्यू क्या आती है 0। क्यों आती है इसको मैं बताता हूँ, देखिए ध्यान से। यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करने जा रहा हूँ, मतलब यहीं पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से पूरे में डिवाइड कर दिया। अब ध्यान से देखेंगे तो ऊपर वाला एक फार्मूला बन जाएगा 2 साइन ओमेगा टी कास ओमेगा टी। ये किसका फार्मूला होता है, साइन 2 ओमेगा टी का, ठीक। यानी कि आप लोग जानते हैं 2 साइन थीटा कास थीटा साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, ठीक। वही चीज़ मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2t, 2 को बाहर कर लिया और ये कितना हो जाएगा 0 टू टी साइन 2 ओमेगा टी डी टी, ठीक। हमको 0 बराबर प्रूफ करना था। अब यहाँ पे साइन 2 ओमेगा टी का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या आएगा हमारे पास 1/2t 0 टू टी कास 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, ठीक। सॉरी मैंने डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया तो यहाँ पे अब इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, सीधे ब्रैकेट बना के मैं इंटीग्रेशन की लिमिट लिखता हूँ, ठीक। 0 टू टी ये मैंने इंटीग्रेट कर दिया। अब ये भी इतना तो बेसिक आपको आता होता है कि कास साइन 2 ओमेगा टी डी टी का जो इंटीग्रेशन आता है वो कास 2 ओमेगा टी अपन ओमेगा था माइनस में आता है, ठीक। माइनस कास 2 ओमेगा टी अपन 2 ओमेगा, ठीक। अब यहाँ पे 2 ओमेगा नीचे क्यों आता है तो ये तो आप लोग इंटर में पढ़े होंगे, अब इतना बेसिक में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो फिर, ठीक। एक्चुअली में यहाँ पे 2 ओमेगा टी को समथिंग एज्यूम किया आता है, ठीक, और उससे आता है, तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे मैं 2 ओमेगा को बाहर कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं क्या करता हूँ सीधे इसको लिख देता हूँ यहीं पे 1/2 ओमेगा इंटू 2t बाहर हो गया, लिमिट किस पे है माइनस ऑफ कास 2 ओमेगा टी, इस पे आ जाएगा 0 से t लिमिट, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए जो ओमेगा होता है वो 2π/t के बराबर होता है, ठीक। तो मैं ओमेगा की वैल्यू जैसे ही पुट करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 ओमेगा की वैल्यू 2π/T इंटू यहाँ 2t है ही, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा माइनस कास 2 इंटू 2π/T इंटू स्मॉल t 0 टू t,
ठीक, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 पाई आ जाएगा नीचे। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/8 पाई, और यहाँ पर भी मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ। अब लिमिट में सीधा रखने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो टी की वैल्यू में पुट करूँगा पहले, तो क्या आ जाएगा ब्रैकेट में माइनस आप कास 4 पाई अपन कैपिटल टी इंटू टी, और माइनस 0 रखूँगा तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा कास 0। ठीक, अब यहाँ पे देखिए अंडर ब्रैकेट, यहाँ टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, ये कितना बचा कास 4 पाई, और कास 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है। एक चीज़ गलत हुआ यहाँ पे, यहाँ माइनस साइन था ना, अपर लिमिट टी रखा मैं तो ये आया माइनस 0 रखने के समय मैं यहाँ पे माइनस छोड़ दिया हूँ, क्योंकि माइनस पहले से भी एक फार्मूले से भी माइनस आता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे कास 4 की वैल्यू कितनी, कास 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है -1 + 1, कास 0 की वैल्यू +1, -1 + 1 मिलकर 0 हो जाएगा, यानी कि किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर। तो ये इतना लंबा सोल्यूशन जो है बीच में स्किप कर दिया गया है पहले टर्म के लिए। ठीक, इसी तरह से बेसिक इंटीग्रेशन दूसरे में भी लगाया गया है, तो मैं इसको हटा दूँ, ये प्रूफ हो गया। इसके बाद मैं दूसरा वाला दिखाता हूँ। ठीक, दूसरा जो टर्म था वो क्या था हमारे पास 1/t 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, यही था, कंफर्म कर लेता है 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। ठीक, इसकी वैल्यू मैंने क्या लिखा है 1/2, यानी कि 1/2 के बराबर हमको प्रूव करना था। इसमें क्या करते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता। ठीक, तो इसको हम किस में चेंज करते हैं कास थीटा के फार्मूले में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक फार्मूला होता है कास 2 थीटा इक्वल टू क्या आता है कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमको निकालना किसकी है साइन स्क्वायर की वैल्यू, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, या इसी को 2 कास स्क्वायर थीटा -1 भी लिख सकते हैं। ठीक, तीनों फार्मूला होता है। तो यहाँ से अगर आप लोग साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इस क्वांटिटी को 2 साइन स्क्वायर थीटा को पूरा को मैं इधर लेता हूँ, कास थीटा को इधर ले आता हूँ, तो आ जाएगा हमारे पास दैट्स इम्प्लाइज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - कास 2 थीटा अपान 2, फुल टोटल अपान 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे कास 2 थीटा के यहाँ पे क्या है थीटा, यहाँ पे ओमेगा टी है, तो जनरली यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 ओमेगा टी। तो मैं इसी को क्या लिख सकता हूँ इस फार्मूले का यूज़ करके ट्रिग्नोमेट्री के 1/t 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी के जहाँ पे 1 - कास 2 ओमेगा टी अपान 2 dt, ये लिख सकता हूँ मैं। ठीक, अब अगेन यहाँ पे इंटीग्रेशन 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/t 0 to t 1/2 dt। ठीक, पहला पार्ट मैंने माइनस इधर का एक साइड लिया, माइनस करके मैं लिख सकता हूँ 1/t 0 to t कास 2 ओमेगा टी dt अपान 2। ठीक, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास इस क्वांटिटी जो मैं सॉल्व करूँगा तो 1/t और 1/2 dt का करेंगे तो t/2 आएगा ये। ठीक, और t/2 में अगर मैं लिमिट रख दूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा t/2 - 0, ये मैंने पूरा सॉल्व करके लिख दिया एक बार। ठीक, 1/2 dt की वैल्यू माइनस कास 2 ओमेगा टी है, तो जैसे अभी मैंने पीछे साइन 2 ओमेगा टी का किया था तो 0 आया था, वैसे कास 2 ओमेगा टी का करेंगे तो भी 0 आएगा। ठीक, तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू में 0 लिख सकता हूँ, जैसे साइन 2 ओमेगा टी का किया तो 0 आया था, उसी तरह से इसको मैं क्या कर सकता हूँ सीधे सीधा इसका वैल्यू 0 लिख सकता हूँ। ठीक, तो ये वाली पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी 0। अब इधर देखेंगे अगर आप लोग तो टी से टी कैंसिल आउट हो रहा होगा, कैंसिल आउट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है यहाँ -0 आएगा, ये होल टोटल की जो वैल्यू आएगी 1/2 के बराबर आ जाएगी। ठीक, इसको पीछे अलग तरह जैसे आप लोग हल करेंगे तो आ जाएगा एक्जैक्टली। ठीक, तो ये चीज़ है, तो यहाँ से हमारा साइन 2 ओमेगा टी और कास 2 ओमेगा टी आ रहा था। अब मैं चल रहा हूँ पिछले चैप्टर वहाँ पे
खैर इसको बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं थी, इसीलिए बुक्स में स्किप कर देते हैं, सीधे सीधे लिख देते हैं, ये होता है। ठीक, आप लोग समझ सकते हैं, अंडरस्टूड है ये। यहाँ पे ये वाली टर्म सीधा सीधा कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ इतना। और यहाँ पर भी इस पूरे क्वांटिटी की वैल्यू 1/2 है, लेकिन साइन थीटा बाई 2 बचेगा हमारे पास। तो पी एवरेज की जो वैल्यू आ रही है वो सीधा मैं लिख सकता हूँ एफ नॉट स्क्वायर ओमेगा अपान स्क्वायर रूट एम स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक, इनटू में क्या आ रहा है, साइन थीटा अपान 2। ये हमारे एवरेज पी की वैल्यू आ गई, यानी कि एवरेज पावर डिलीवर्ड टू द ऑसिलेटर पर साइकिल। ये मैंने इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक लिया था, 0 से t तक के लिए, मतलब ये एक साइकिल की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो पर साइकिल की वैल्यू आ रही है। ठीक, अब इसमें ये तो आ गया एवरेज पावर। अब एवरेज पावर में साइन थीटा आ रहा है। ठीक, और साइन थीटा की वैल्यू हम कहाँ से पुट कर सकते हैं, तो पीछे हमको टेन थीटा मालूम है, पहले पेज पर मैंने दिखाया था, टेन थीटा की वैल्यू मैंने लिखा हुआ था। तो मैं पेज को फिर से शिफ्ट करके और फिर से आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ से। थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा हो रहा होगा, वीडियो भी लंबी हो रही होगी, आप लोगों को लगेगा कि कैलकुलेशन ज़्यादा है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। स्टेप वाइज करेंगे तो बहुत आसान है। ठीक, यहाँ से मैं पीछे चल रहा हूँ थोड़ा सा। यहाँ देखिए मैंने लिख रखा है टेन थीटा की वैल्यू। टेन थीटा की वैल्यू क्या है, आर ओमेगा अपान एम ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर मैं बना लूँ, पीछे मैंने करके दिखाया था किसी लेक्चर में। ठीक, यहाँ पे अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लूँ, तो टेन थीटा क्या होता है, पी बी पी अपान एच एच बी आप लोग पढ़े होंगे, यानी परपेंडिकुलर अपान बेस, पी बी पी अपान एच एच बी। तो परपेंडिकुलर अपान बेस का मतलब आर ओमेगा ये वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर हमारा, और थीटा में कहाँ मान रहा हूँ, यहाँ पे, और नीचे क्या है बेस, बेस का मतलब एम ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू में गए तो हम लोग हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल सकते हैं। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट एम स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ध्यान से देख पा रहे होंगे कि यही वैल्यू आ रही है जो कि स्क्वायर रूट में लिखी हुई है। ध्यान से देखिए यहाँ पे वही लिखा हुआ है, वही वैल्यू आ रही फिर से। ठीक, तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ साइन थीटा। टेन थीटा के बजाय मैं क्या निकाल सकता हूँ यहाँ से, साइन थीटा। साइन थीटा कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज का मतलब आर ओमेगा अपान हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी एम स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये साइन थीटा की वैल्यू है, और यही साइन थीटा की वैल्यू मैं क्या करने जा रहा हूँ, पीछे पुट करने जा रहा हूँ। जो हमने एवरेज पे निकाल रखा है उसमें जो लास्ट में साइन थीटा आया हुआ है, वहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा। तो ध्यान दीजिएगा मैंने निकाला कहाँ से, हमारे पास टेन थीटा पहले से था, उसी टेन थीटा से मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना करके और साइन थीटा निकाल लिया है। ठीक, और यही वैल्यू मैं कहाँ पुट करने जा रहा हूँ, अगले इक्वेशन में, यानी कि यहाँ पर मैं पुट करूँगा। जो पी बार की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, एफ नॉट स्क्वायर ओमेगा अपान 2 मैं यहीं लिख लेता हूँ, स्क्वायर रूट एम स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक, इनटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई हुई थी, आर ओमेगा अपान नीचे वाली वैल्यू यही थी, स्क्वायर रूट एम स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर वाली क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, पी बार की वैल्यू एफ नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आर अपान 2 टाइम्स ऑफ, ये देखिए दोनों स्क्वायर रूट में है, जब आप स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहाँ से बचेगा क्या इसको अंदर में, एम स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक, ये क्या आ गया, एवरेज पावर डिलीवर्ड टू द मैकेनिकल ऑसिलेटर, यानी कितना एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के द्वारा पावर दिया जा रहा है। ठीक, पर साइकिल, ये भी ध्यान दीजिएगा, एक साइकिल के लिए मैं निकाला हूँ।
अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो मैंने फार्मूला ड्राइव किया हुआ है, तो मैक्सिमम बुक्स में क्या किया गया है, जहाँ मैं ओमेगा माना हूँ वहाँ पे पी मान रखी उन्होंने, जहाँ मैं ओमेगा मान रखा हूँ वहाँ पे उन्होंने क्या माना हुआ है, स्मॉल पी। ठीक, क्योंकि मैंने ओमेगा नॉट को नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी माना हुआ है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर, और ओमेगा क्या माना हूँ, एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स का फ्रीक्वेंसी माना हूँ। तो एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स के फ्रीक्वेंसी को अदर बुक्स में क्या किए हैं, कई जगहों पे पी मान रखे हैं। नोटेशन सेम है, ध्यान रखिएगा, नोटेशन में मैंने सिर्फ ओमेगा पे पी लिया हुआ है, एफ नॉट अपान, अपना अपना अज्यूम करने का तरीका है, कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। ठीक, मैंने ये भी बताया था कि अगर साइनोसाइडल फोर्स हम ना लेना चाहें, कोसाइनोसाइडल फोर्स लेना चाहें तो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोसाइनोसाइडल फोर्स के लिए कैलकुलेशन माइनर सा चेंज हो जाएगा, बाकी वही पीरियडिक फोर्स है, तो ऐसा किया जा सकता है। तो ये चीज़ें हैं, तो राइटर टू राइटर जो बुक्स होती हैं वहाँ पे अलग अलग चीज़ें ली जाती हैं। अब देखिए यहाँ तक हमने निकाल लिया क्या, एक्सटर्नल पीरियडिक या फिर एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स के द्वारा जो पावर डिलीवर किया जा रहा है। अब देखिए हम निकालने क्या जा रहे हैं अगला, इसके जस्ट बाद पावर कंज्यूम्ड बाय द ऑसिलेटर। पावर कंज्यूम्ड बाय द ऑसिलेटर का मतलब क्या है कि पर साइकिल में जो हमारा ऑसिलेटर हो कितना पावर कंज्यूम करेगा। ठीक, उसके लिए भी वही काम करेंगे, पहले इंस्टेंटेनियस पावर निकालेंगे, उसके बाद एवरेज पावर पर साइकिल निकाल देंगे। अब जो पावर कंज्यूम हो रहा होगा कहाँ हो रहा होगा, पावर जो कंज्यूम हो रहा होगा वो सिर्फ और सिर्फ डैम्पिंग फोर्सेस के कारण हो रहा होगा। ठीक, और एफ डैम्पिंग की वैल्यू हमने एज्यूम कर रखा है। एफ डैम्पिंग की वैल्यू क्या है, मैं नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करता हूँ। एफ डैम्पिंग की जो वैल्यू है हमारे पास, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वो कितनी थी, आर साइड आर्ट के बराबर। ठीक, मैंने पीछे बताया हुआ था कि एफ डैम्पिंग जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, साइड आर्ट वेलोसिटी मैंने मान रखा है, तो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी डैम्पिंग फोर्स उतना ज़्यादा होगा। और वहाँ पे जो आर है ये डैम्पिंग कांस्टेंट कहा जाता है या डैम्पिंग फैक्टर बोलाता है। ठीक, तो आर साइड आर्ट के बराबर होता है, और जो वेलोसिटी है वो हमारा क्या है, साइड आर्ट है, पहले से ही मान रखा है मैंने। अब फिर से हम क्या करेंगे, जब पावर हमको कंज्यूम करना होगा तो पहले हमने क्या लिया था, जब एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा पावर निकाल रहे थे कितना दिया जा रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स लिया था मैंने। अब हमको क्या निकालना है कि डैम्पिंग फोर्स के द्वारा पावर कंज्यूम कितना किया जा रहा है, क्योंकि जो भी पावर कंज्यूम किया जाएगा वो डैम्पिंग फोर्स के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक, तो पावर कंज्यूम्ड बाय द ऑसिलेटर जब निकालूंगा तो कौन सा फोर्स लूँगा मैं, डैम्पिंग फोर्स, और डैम्पिंग फोर्स की वैल्यू क्या है, आर साइड आर्ट। तो ये मैं लिख के जा रहा हूँ। तो हमारे पास जो पी का फार्मूला आएगा वो कितना आएगा, इंस्टेंटेनियस पावर निकालने जा रहा हूँ मैं, आर साइड आर्ट इंटू साइड आर्ट। ठीक, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, तो मैंने पीछे बताया था अभी कि जो पी होता है ये फोर्स इंटू वेलोसिटी के बराबर होता है, सॉरी ये डॉट नहीं था, तो फोर्स इंटू वेलोसिटी के बराबर होता है। अब फोर्स इंटू वेलोसिटी के बराबर होता है तो फोर्स मैंने क्या लिया हुआ है, आर साइड आर्ट, ये ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे फोर्स एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स लिया गया था, यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, आर साइड आर्ट डैम्पिंग फोर्स, क्योंकि डैम्पिंग फोर्स के द्वारा ही पावर कंज्यूम किया जाता है। अब यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी को मैंने क्या मान लिया, साइड आर्ट। दोनों की वैल्यूज हमारे पास है। ठीक, उठा के पुट कर दीजिए, यानी ये कितना आ जाएगा, आर साइड आर्ट स्क्वायर। अब आर साइड आर्ट स्क्वायर मैंने निकाल दिया, साइड आर्ट की वैल्यू कितनी थी, साइड आर्ट की वैल्यू मैंने पीछे निकाल रखी थी पहले पेज पे, यहाँ पे इसी का स्क्वायर कर देना है नीचे, तो पूरा का पूरा यही वैल्यू मैं वहाँ पे पुट करने जा रहा हूँ, एफ नॉट ओमेगा कास ओमेगा टी माइनस थीटा अपन है। ठीक, तो यहाँ पे मैं सॉरी वही वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो पी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, आई साइड आर्ट की वैल्यू एफ नॉट ओमेगा कास ओमेगा टी माइनस थीटा अपान, यहाँ पे आर बाहर रहेगा, एक ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मुझे इस क्वांटिटी का स्क्वायर करना है, साइड आर्ट का स्क्वायर करना है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा अलग लिखता हूँ इंटू करके। यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट एम स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और इस होल टोटल का स्क्वायर, चूँकि ये साइड आर्ट की वैल्यू थी तो साइड आर्ट का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दूंगा मैं। तो यहाँ से पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आर कास स्क्वायर ओमेगा टी माइनस थीटा अपान में इसका स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, एम स्क्वायर अंडर ब्रैकेट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक, ये आ गया। ये क्या मिला हमको, इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर कंज्यूम्ड बाय द ऑसिलेटर हमको मिल गया। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे इंस्टेंटेनियस पावर के बाद, फिर से वही काम,
पावर कंज्यूम्ड पर साइकिल या एवरेज पावर कंज्यूम्ड पर साइकिल। ठीक, तो एवरेज पावर कंज्यूम्ड पर साइकिल के लिए मैंने फिर से वही काम करना जो पीछे मैंने किया हुआ है, तो मैंने बताया हुआ था। मैं सीधे लिखने जा रहा हूँ, पी एवरेज की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1/T 0 to T पी डी टी। मैंने अभी पीछे बताया था ना कि ये कैसे आता है, 1/T दोनों को करके निकाल लीजिए या डायरेक्टली लिख दीजिए, बात तो ही है। तो ये मैंने लिख दिया। अब पी की वैल्यू ऊपर से यहाँ पुट कर दूंगा, तो पी एवरेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी एवरेज पर साइकिल जो आएगी 1/T 0 to T, पी की जो वैल्यू आई हुई है F0 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आर कास स्क्वायर ओमेगा टी माइनस थीटा डी टी अपान एम स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक, ऐसे कर देता हूँ, ये आ गया हमारे पास। अब इसमें फिर से देखिए, जहाँ जहाँ टी नहीं है उसको हम बाहर कर देते हैं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कास ओमेगा टी माइनस थीटा में टी है, बाकी सारी क्वांटिटीज़ क्या है, कांस्टेंट है, तो बाकी सबको मैं बाहर कर सकता हूँ। तो फिर से हमारे पास पी बार की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहीं से मैं आगे लिख देता हूँ, दैट्स इम्प्लाइज पी बार इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, F0 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आर अपान एम स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर लिखा गया है ध्यान दीजिएगा, प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू 1/T 0 to T कास स्क्वायर ओमेगा टी माइनस थीटा डी टी। अब देखिए फिर से यहाँ जो मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ, इस क्वांटिटी में क्या आ गया, कास स्क्वायर ओमेगा टी माइनस थीटा, कास स्क्वायर ओमेगा टी माइनस थीटा जो आ रहा है इसकी वैल्यू अगेन 1/2 होगी। ठीक, जैसे मैंने पीछे निकाल रखा था अभी साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होती है 1/2, वैसे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी आपको पता चलेगा कि कास स्क्वायर ओमेगा टी माइनस थीटा की वैल्यू 1 कंप्लीट साइकिल के लिए, ये जितनी वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ किसके लिए निकाल रहा हूँ, 1 कंप्लीट साइकिल के लिए, भी ध्यान दीजिएगा। तो 1 कंप्लीट साइकिल के लिए क्या आएगा, 1/2 आता है। ठीक, तो मैं सीधे सीधे यहाँ वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ। इंटीग्रेशन करके आप देखना चाहेंगे तो इंटीग्रेशन करने का तरीका आपको मैंने बता दिया। कास स्क्वायर ओमेगा टी को आप किस में चेंज करेंगे, कास 2 में, कास 2 थीटा के फार्मूले में, और कास 2 थीटा के फार्मूले में चेंज करके वहाँ से इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक, ये चीज़ है। अब इसकी वैल्यू जब मैं सीधे सीधे 1/2 पुट करूँगा, 1/2 तो कितना आ जाएगा हमारे पास, जो एवरेज पावर आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, एवरेज पावर यहाँ से 1/2 बाहर आएगा, बाकी पूरी क्वांटिटी यही रहेगी, यानी कि F0 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आर अपान 2 अंडर ब्रैकेट एम स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ये किसकी वैल्यू आ गई, पावर कंज्यूम्ड की। ठीक, तो पीछे मैंने निकाल रखा है चौथे पेज पे पावर डिलीवर्ड, और यहाँ पे मैंने क्या निकाल दिया, पेज को थोड़ा सा मैं शिफ्ट कर लेता हूँ ताकि दिखने लगे पूरा पूरा। ये क्या हो गया, पावर डिलीवर्ड है हमारे पास, और यहाँ पे जो मैंने निकाला वो क्या निकाला, पावर कंज्यूम्ड। आप देखेंगे कि पर साइकिल में जो पावर डिलीवर किया जा रहा है और जो पावर कंज्यूम किया है दोनों की वैल्यू सेम आई हुई है। ठीक, मिला के देखिए, F0 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आर अपान 2 एम स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे आया हुआ है, और सेम वैल्यू कहाँ आई हुई है, पीछे आई हुई है। ठीक, मतलब कि ये दोनों में जो पावर है वो सेम आ रहा है। इसका मतलब सीधा सीधा यहाँ से एक चीज़ कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो हमारा पावर कंज्यूम्ड है वो पावर डिलीवर्ड के बराबर है, यानी कि एक्सटर्नल पीरियाडिक सोर्स के द्वारा जितना हम पावर ऑसिलेटर को दे रहे हैं, पावर उतना ही कंज्यूम हो रहा है पर साइकिल में ऑसिलेटर के द्वारा। ठीक, एक चीज़ तो यहाँ से कन्फर्म हुआ। यहाँ से ये भी कंक्लूजन निकाला जाता है कि जब तक एक्सटर्नल पीरियाडिक फोर्स उसको पावर देता रहेगा तब तक वो अपने फिक्स एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करता रहेगा। जैसे ही पावर देना बंद कर देगा फिर वहाँ डैम्ड ऑसिलेशन होगा और थोड़ी देर बाद उसके ऑसिलेशन सीज हो जाएंगे। ठीक, तो ये चीज़ है। यहीं से मैं आगे एक कंक्लूजन और निकाल सकता हूँ। यहाँ से मैक्सिमम पावर कैलकुलेट किया जा सकता है कि जो पावर हम एवरेज पावर दे रहे हैं उसमें मैक्सिमम पावर कितना आएगा। ठीक, या मैक्सिमम एवरेज पावर गिवन टू द ऑसिलेटर। मैक्सिमम पावर निकालने के लिए होना क्या चाहिए,
जो ये डिनोमिनेटर की वैल्यू है, सॉरी, जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है ये वाली, ये मिनिमम होनी चाहिए, तभी पावर हमारा मैक्सिमम होगा। और इसके मिनिमम होने के लिए ज़रूरत क्या होगी, जो ये टर्म है हमारा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाए, जीरो हो जाए। यानी कि सिंपली मैं कह सकता हूँ कि पावर हमारा मैक्सिमम तभी होगा, एवरेज पावर मैक्सिमम तभी होगा जब हमारी ये वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। और ये जीरो कब होगी, तो मैं यहाँ से एक चीज़ लिख सकता हूँ, पी एवरेज मैक्सिमम की वैल्यू, इस क्वांटिटी को जैसे मैं जीरो करूँगा तो हमारे पास बचेगा क्या, एफ नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आर अपान ये वाली पूरी क्वांटिटी जीरो, 2r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये बचेगा। ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल, यानी क्या बचेगा, एफ नॉट स्क्वायर अपान 2r। ये एवरेज मैक्सिमम पावर है जो कि पर साइकिल में वो कंज्यूम करेगा, ठीक। और कब ये होगा, ये कंडीशन कब अचीव की जाएगी, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो मैंने कहा कि इसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए, यानी कि ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो। यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं कि ओमेगा नॉट जो हो जाएगा किसके बराबर, ओमेगा के बराबर। और आप लोग जानते हैं कि ओमेगा नॉट अपान इज इक्वल टू ओमेगा, यानी कि जो ऑसिलेटर की नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए। ये तभी होता है जब हमारा वेलोसिटी रेजोनेंस होता है। मैंने बताया था कि एम्पलीट्यूड रेजोनेंस जो होता है वहाँ पे जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी होती है ये नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी से स्लाइटली लेस होती है, यानी लेस फ्रीक्वेंसीज पे क्या होता है, एम्पलीट्यूड रेजोनेंस होता है, ठीक। लेकिन एग्जैक्टली इक्वल फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, वेलोसिटी रेजोनेंस होता है। तो एग्जैक्टली इक्वल आने का मतलब क्या है, वेलोसिटी रेजोनेंस की कंडीशन में ऐसा होगा, यानी कि वेलोसिटी रेजोनेंस की कंडीशन में ही हमारा जो ऑसिलेटर है वो मैक्सिमम पावर कंज्यूम करेगा या मैक्सिमम पावर उसको डिलीवर किया जाएगा, कि दोनों फार्मूला सेम है, मैक्सिमम दोनों निकालेंगे वही आएगा, ठीक। तो मैक्सिमम पावर उसके द्वारा कंज्यूम किया जाएगा। तो ये तीसरा कंक्लूजन था। अभी जस्ट इसके बाद, चूँकि ये वीडियो आज का ही लगभग 40 मिनट के करीब हो गया, तो इसलिए मैं दो टॉपिक से ज़्यादा एक में इंक्लूड नहीं कर पाया। इसमें बचा हुआ है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, ठीक। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस एक टॉपिक बचा हुआ है, और दूसरा टॉपिक है इसमें एनर्जी, ठीक। तो एनर्जी और शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस दोनों की बात करेंगे हम अगले लेक्चर में। हो सकता है कि वो लेक्चर भी थोड़ा सा लंबा हो, 1 घंटे का लेक्चर हो सकता है, तो उसमें हम लोग बात करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।